Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 4 of our online series. तो यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर के अंदर आपको टॉपिक्स करवाए गए थे अप अनटिल जो है पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स वगैरह वो भी हमने देखे थे। और बाकी मेनली हमने ये एटलीस्ट जो बेसिक्स थी ना वो काफ़ी हद तक कर ली थी। तो आज जो ये चौथा लेक्चर है यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो है कि हम जो है सर्किट एलिमेंट्स को देखें। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट के बगैर डायरेक्टली इसी के अंदर हम इंटर होते हैं। तो ये हमारे पास जो है CLO1 का सेक्शन 3 मैंने इसको लेबल किया है, जो कि ना ये सर्किट एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, तो अब सर्किट एलिमेंट क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है ना। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, स्टार्ट में हमने जो है ये पहले लेक्चर के अंदर ही तकरीबन देखा था। सर्किट एलिमेंट आपके पास एक इंटरकनेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इंटरकनेक्शन सर्किट एलिमेंट्स का। ठीक है, तो मतलब कि ये कोई ना कोई जो है कंपोनेंट्स या चीज़ें इस तरह की आपके पास लगी होती हैं। और जो सर्किट एनालिसिस, जैसे कि इस कोर्स का नाम है लीनियर सर्किट एनालिसिस है, जो सर्किट एनालिसिस है वो ये प्रोसेस है जिसमें आपने जो भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आपके पास लगे हैं उनके क्रॉस आपने जो है वोल्टेजेस देखनी है। ठीक है, कितनी आती हैं और उनमें से करंट कितना फ़्लो कर रहा है। ठीक है, इन सर्किट एलिमेंट्स के तो ये आपने जो है एनालाइज करना होता है, वोल्टेजेस और करंट फाइंड आउट करने होते हैं, या पावर होगा, एनर्जी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो आपके पास ना सर्किट एनालिसिस है। तो बेसिकली यही हमारे पास जो है ना मेन इस कोर्स के मकासद के अंदर आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो हमने सर्किट से रिलेटेड बेसिक ये पैरामीटर्स देख लिए थे, वोल्टेज और करंट। करंट हमारे पास जो है और इस तरह की चीज़ों को कैसे वैल्यूएट करना है। अब ज़रा हम आते हैं सेकंड पोर्शन पे, जहाँ पे जो ये मेन डेफिनेशन में आता है सर्किट के एलिमेंट्स के ऊपर। तो जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं पैसिव एलिमेंट और दूसरे को हम कहते होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सर्किट के अंदर जो है एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपके पास। ठीक है, जबकि जो पैसिव एलिमेंट है वो ये वाला काम नहीं कर सकता, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे आपको वो पहले बताया था कि हमारे पास जो अगर कोई सोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सर्किट में लगी हुई है। ठीक है, तो वो जो है कंटिन्यूसली जो है, जैसे पानी की एग्जांपल थी कि पानी को ऊपर पुश करके जो है निचले लेवल के ऊपर आपके पास पानी है, और उसको वो एक कोई पंप लगा हुआ है इधर करके आपके पास, और वो पंप उस पानी को जो है ना हाइट के ऊपर एक तरह का लेके आता है और वहाँ से नीचे गिरता है। तो अब इसमें जो है ये कंटिन्यूसली इस पानी को एनर्जी प्रोवाइड करके हायर पोटेंशियल के ऊपर लेके आ रहा है। तो ये आम तौर पे जो है ना सोर्सेज का काम होता है, जो कि कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट या सर्किट में जो है जनरेट करते रहते हैं, या दूसरे अल्फाज में चार्जेस को कंटिन्यूसली वो एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट को जारी रखें। पोटेंशियल डिफरेंस भी ये प्रोवाइड करेंगे और चार्जेस को एनर्जी भी देंगे कि वो मूव करें। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हम आते हैं एग्जांपल पैसिव एलिमेंट्स की क्या हैं। वो हमारे पास होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, ये तीन हमारे पास जो है ना पैसिव एलिमेंट्स हैं। इन पैसिव एलिमेंट्स में से अगर कैपेसिटर को देखा जाए तो ये थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाए। ये इंडक्टर जो है ये पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करे, और हो सकता है थोड़ी देर तक ये एनर्जी जो है जनरेट भी करे, लेकिन ये सब्सटेंशली जो है कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, तो ये वाली डिवाइसेस इसलिए पैसिव हैं। ये पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए जो है ना आपके पास, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम जब एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सर्किट के अंदर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो है बाय डेफिनेशन जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे पास है। इनमें से हम रजिस्टर्स को अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर,
और उसके बाद वाले जो हमारे पास कैपेसिटर इंडक्टर हैं ये सेकंड CLO में आपके पास ये वाले जो है एलिमेंट्स को देखा जाएगा। अच्छा, तो अब पैसिव का हो गया, तो दूसरी तरफ हमारे पास आता है कि भाई एक्टिव एलिमेंट्स क्या चीज़ है। तो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे पास जनरेटर हो गए, जिस तरीके से जनरेटर है जो कि जहाँ आप उसमें डीज़ल वगैरह डाल रहे हैं और वो डीज़ल को जो है वो AC करंट के अंदर कर रहा है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वहाँ पे टरबाइंस लगी हैं, वो जनरेटर पे काम कर रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ आपके पास बैटरीज़ हैं, जैसे कि AA बैटरी, AAA बैटरीज़ आपके पास जो कि इस शेप की होती हैं। ये थोड़ा बीच में ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये इस तरह की जो बैटरीज़ हैं आपके पास वो हो गई, या कुछ और भी होती हैं जिनमें एक की बजाय 2 लगा होता है, 9 वोल्ट की बैटरीज़ हैं। या आपके पास जो है अपने UPS वगैरह इस तरह के सिस्टम्स हैं, उनकी बैटरीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो बैटरीज़ तमाम जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे आप जो है ये मैकेनिकल मूवमेंट से जनरेटर के अंदर, या तो तेल वगैरह है तो उसको बर्न करके जो है आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी बैटरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जीज़ होती हैं, सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरीज़ हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास लिथियम आयन आपके फ़ोन वगैरह के अंदर होती हैं, ठीक है। तो वो एक एक्टिव एलिमेंट है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है। और हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़रा एडवांस्ड टॉपिक है, ये आप जो है चौथे सेमेस्टर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप उनको कम करंट या कोई इस तरह से प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको आउटपुट पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादातर जो है ये जनरेटर्स या बैटरी से पावर्ड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो है ना इस वक्त जो है जो फोकस है इस कोर्स के अंदर वो हमारे पास पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के ऊपर है, और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आएगा। पर इस वक्त जो है हम एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के अंदर से जो है ये जनरेटर या बैटरीज़ को कैसे हम सर्किट में मॉडल करते हैं वो चीज़ देखेंगे। अच्छा जी, अब जो एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास होते हैं 2 तरह के हैं। मुख्तलिफ टाइप्स के हिसाब से ना आप इनको कर सकते हैं। एक है कि जी उनका मोड ऑफ ऑपरेशन या डिपेंडेंस के ऊपर है कि किस तरीके से ये, लेकिन एक है कि उनकी नेचर क्या है। तो बाय नेचर अगर देखा जाए तो हमारे पास या तो वो वोल्टेज के सोर्स हैं या वो करंट के सोर्स हैं, और उन्होंने जनरली जो है पावर डिलीवर करनी है, पावर जो सर्किट के अंदर जो बाकी कोई एलिमेंट या सर्किट में जो कुछ भी लगा उसको पावर सप्लाई करनी है। तो अब जो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट वोल्टेज अगर सोर्स है तो वो क्या करेगा, वो वोल्टेज सप्लाई करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आमतौर के ऊपर जो है ना वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें प्लस माइनस साइन बता देंगे और साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे कि Vs कितना है। तो ये जहाँ मर्ज़ी सर्किट में हम लगाते रहें, ये 2 इसके नोड हैं, आगे जहाँ पे भी कनेक्ट करना है हम करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जी उस सर्किट में इसने अपने इन 2 टर्मिनल्स के दरम्यान में Vs वोल्टेज को रखना है मेंटेन। और अगर करंट सोर्स है तो उसके केस में हमारे पास जो है ये सर्कुलर सा, और ये एरो में यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, इधर आसान रहेगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है करंट सोर्स का, और इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे लिख देंगे I, ठीक है। और यहाँ पर से देख के पता चल रहा है कि ये करंट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर यहाँ से फ़्लो कर रहा होगा। तो इसने जो है जो करंट सोर्स है उसने जितना करंट इधर लिखा हुआ है उतना करंट इसने लाजमी इधर से फ़्लो करवाना है, चाहे जो मर्ज़ी वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाए। आपको जैसे पता है कि ये भी एक सर्किट एलिमेंट है, और कोई भी सर्किट एलिमेंट है तो उसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज तो आएगी। और ये अगर एक वोल्टेज सोर्स है इसके क्रॉस, बल्कि ये बेहतर है मैं डिफरेंट कलर्स से कर दूं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लू। हमारा मकसद यहाँ पे जो है करंट सोर्स लगाने का ये कि ख़ास अमाउंट ऑफ करंट फ़्लो करे, लेकिन ऑफ कोर्स जब करंट फ़्लो कर रहा होगा सर्किट में लगा तो हर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज
और करंट दोनों जो हैं वो आते हैं, तो आपके पास इसके क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज, अब लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे हो, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। इसी तरीके से इसने जो है लाजमन अपने दो टर्मिनल्स के दरमियान में वी एस वोल्टेज रखनी है, चाहे इसके लिए जो मर्ज़ी करंट जो है आपके पास यहाँ से फ़्लो करे, चाहे अपवर्ड फ़्लो करे चाहे डाउनवर्ड करे, जो मर्ज़ी डायरेक्शन हो, लेकिन ये जहाँ पे भी सर्किट में लगा है तो इसने अपने क्रॉस जो वोल्टेज इधर लेबल्ड है वो वोल्टेज लाजमी पास करवानी। तो ये हमारे पास जो है ना इन एक्टिव एलिमेंट सोर्सेज की जो है ना डेफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि क्या इनको कहते हैं। अच्छा, अब फर्दर हमारे पास जो है इनको अगर हम डिस्टिंग्विश करें ऑन द बेसिस ऑफ के जी इनकी डिपेंडेंस किस तरीके की है, तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज आते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास एक सर्किट लगा हुआ है, इसमें करंट आई है, लेट से उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर, और ये जो वी एस इधर कहीं लगा हुआ है तो इसकी जो है हमारे पास लेट से 5 वोल्ट का ये लगा हुआ है किसी सर्किट के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है आई इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर, ये इंडिपेंडेंटली डिटरमिन हो रही है। ठीक है, अब सर्किट में मैं आगे यहाँ पे जो है कोई रजिस्टर लगा दूँ, कोई एलिमेंट लगा दूँ, ठीक है, कोई भी और एलिमेंट लगा देता हूँ, जो मर्ज़ी वो होगा, इसने बाज नहीं आना, इसने 5 एम्पेयर ही पास करवाने हैं। और जो ये वाला है ये 5 वोल्ट इसके इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर कोई और एलिमेंट लगा होता है तो जितना मर्ज़ी करंट उसका होगा वो आता रहेगा उसमें से, लेकिन 5 वोल्ट रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द टाइप ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई, ये इंडिपेंडेंट जो है जो सप्लाई है ये एक्टिव एलिमेंट है वो आपके पास अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो दूसरे केस में डिपेंडेंट के अंदर सर्किट के अंदर किसी ना किसी और ब्रांच की वोल्टेज या करंट पे वो डिपेंड करता है। ये हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, भी पहले इंडिपेंडेंट को ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, तो इंडिपेंडेंट के केस में हमारे पास क्या है, एन आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स इज़ एन एक्टिव एलिमेंट that provides a specified voltage or current that is completely independent of other circuit elements। तो जैसे मैंने बताया था कि सर्किट में और बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो लेकिन कोई बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने जितने वोल्ट लिखे हैं इसने उतने ही प्रोवाइड करने हैं। तो एन आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स टू द सर्किट वट एवर करंट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स था तो जितना मर्ज़ी इसको करंट देना पड़ जाए वो देता रहेगा, लेकिन उसने इंश्योर करना है कि वोल्टेज 5 वोल्ट रहें। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पे जो है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना तो हमारे पास अगर ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये जनरेटर हैं, तो वो अप्रोक्सीमेशन होते हैं इन आइडियल सोर्सेज के। उनमें एक्चुअली जो है अगर लोड बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो उतना ही अपनी वोल्टेज बरकरार नहीं रखते, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जी अगर हम विद इन लिमिट्स उनको इस्तेमाल करें तो बैटरीज जनरेटर वगैरह जो हैं वो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट उनको किया जा सकता है, एक्चुअली वो होते नहीं है। जब आप डेप्थ में आगे एडवांस्ड कोर्सेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनको मॉडल करना पड़ता है और भी एलिमेंट्स के साथ, कि बैटरी हैं, बैटरीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल लेड एसिड बैटरी, उसमें पानी है, पानी के अलावा जो है लेड के जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो वो पानी के अंदर से या जो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह उसके अंदर है, उसमें से जो करंट गुज़रता है तो उसको कुछ ना कुछ एक ना वो रेजिस्टेंस वगैरह कुछ फेस करनी पड़ती है, आसानी से नहीं गुज़र पाता। तो हमें जब उसका फिर मॉडल बनाना है उसमें हर चीज़ को डालना है कि जी कोई रेजिस्टिव इफेक्ट है, फिर ये है। इसी तरह जनरेटर्स के अंदर भी काफ़ी जो है ना और चीज़ें भी साथ शामिल होती हैं, तो उनको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। पहले चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेशन इज़ मोर देन एनफ। अच्छा जी, आइडियल जो है इंडिपेंडेंट हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स, फिगर 1.11 के अंदर जो है सिंबल शो किया जा रहा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि जो दोनों सिंबल्स जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डीसी वोल्टेज के लिए। ठीक है, आप अगर ये बनाएं और साथ लिख दें कि जी 5 वोल्ट है तो इट्स करेक्ट,
और यहाँ पे आप बनाएं, यहाँ पे भी लिख दें 5 वोल्ट है, करेक्ट। लेकिन अगर आपने एसी वोल्टेज या टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स अगर बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये ठीक है। ये वाला जो है ये टाइम वेरिंग आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स नहीं बन सकता। तो ये वाली चीज़ आपको मतलब कि पता होनी चाहिए। तो जनरली क्या किया जाता है सिंबल फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के लिए, इसको ज़्यादातर जो है वो एसी वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर लेते होते हैं, और इसको हम डीसी के लिए इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन याद रखें इसको भी डीसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वही कन्वेंशंस की बात है, तो वही आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि ये इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जितना वोल्टेज इधर लिखी है वो रखेगा। अगर यहाँ पे आपको कहा जाता है कि जी ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि ऐसे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है ओवर टाइम, ठीक है, तो आपको पता है इन दो नोड्स के दरमियान में जो है वो वोल्टेज ऐसे ही चेंज हो रही होगी। और यहाँ पे जो है ये खाली एक नंबर से आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जी ये +5 से लेके -5 वोल्ट्स के बीच में साइनोसॉइड जा रहा है। यहाँ आप लिख देंगे 5 साइन ऑफ इसको करते हैं 100t 100 पाई t इज़ इक्वल टू v। तो ये सारा आपको फिर ना यहाँ तो रिलेशन लिख दें या ये फिगर बना दें, तो उससे पता चलेगा कि जी ये किस तरह का है। और डीसी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है उसने चेंज नहीं होना। इसी तरीके से अब हमारे पास आ गया आइडियल करंट सोर्स का। तो जिस तरीके से वोल्टेज सोर्स है इसी तरीके से आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो एक एक्टिव एलिमेंट है जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करंट जो आपने इधर लिख दिया होगा वो प्रोवाइड करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। जो मर्जी इसके क्रॉस वोल्टेज आनी है वो आ जाएगी, लेकिन ये करंट इतना पास करवा के रहेगा। तो इसके बाद जो है that is the current source delivers to the circuit whatever voltage is necessary, ठीक है, टू मेंटेन द डेजिग्नेटेड करंट। अच्छा, जो सिंबल है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का वो ये होता है, ये एसी भी हो सकता है डीसी भी हो सकता है। अगर आपने डीसी है आप सिंबल बड़ा यूज़ कर लें, एसी है तो आप ये सिंबल स्मॉल वाला यूज़ कर लें, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन इसमें बताती है कि किस डायरेक्शन के अंदर जो है करंट ने फ़्लो करना है। तो जिस डायरेक्शन में आया हुआ है तो आपको पता होगा कि जी ये करंट इस तरीके से ही फ़्लो कर रहा है इधर। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा डिपेंडेंट जो है सोर्सेज की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो है अब एन आइडियल डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्स भी इसको कहा जाता है। वो एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट है इन विच द सोर्स क्वांटिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर वोल्टेज और करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए जो है वो जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो सर्किट के अंदर लेट से इधर एक और ब्रांच कोई लगी हुई है, ठीक है, ये कोई ऐसे करके आ रहा है या इधर एक और एलिमेंट लगा हुआ है। तो लेट से मैं कह देता हूँ कि जी इधर से जितना करंट फ्लो करेगा आई, तो ये जो वी है दिस इज़ इक्वल टू 2i। तो ये एक बड़ा ना आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना वोल्टेज की वो 2i आ रही है लेट से। अब ये आई क्या है, ये आपके पास सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आपको जब तक करंट नहीं पता होगा आप ये नहीं निकाल सकते। तो ये सर्किट के एलिमेंट्स के ऊपर ना डिपेंडेंट एक तरह का आ गया। इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मसला होता है, ख़ास तौर पे जब स्टार्ट में जो है, आगे जाके आप सीख जाते होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट के अंदर जैसे अभी ये पहला सेमेस्टर है तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर इसके दरमियान में आपके पास ये प्लस और माइनस का साइन है तो ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और अगर बीच में जो है ये एरो का साइन है तो ये आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है, डायमंड वाला। अब इसको क्योंकि फ़र्क करना होता है कि जी जो दूसरा सर्कुलर था वो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स को है तो अब जब सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे आपको तो नहीं ना इजीली पता चलेगा। तो वो इजी रखने के लिए कन्वेंशन ये बनाई गई है कि इसको जो है इस तरह से डायमंड साइन के साथ शो करना है।
अच्छा जी, तो अब क्योंकि कंट्रोल जो है वो डिपेंडेंट सोर्स का, वो आपके पास हो सकता है कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो इंडिपेंडेंट सोर्स, या करंट पे कर रहा हो। ठीक है, कि किसी और एलिमेंट के अक्रॉस कोई वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या किसी और एलिमेंट के थ्रू जो करंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। और खुद जो है इटसेल्फ वो या तो जो है वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। तो अब इस पूरे से जो है हमारे पास जो है वो चार डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आती हैं, कि या तो वोल्टेज उसको कंट्रोल करेगी और वो वोल्टेज का ही सोर्स होगा, या करंट से कंट्रोल होगा और वोल्टेज का सोर्स होगा, या वोल्टेज कंट्रोल करेगी और करंट का सोर्स होगा, या करंट कंट्रोल करेगा तो करंट का सोर्स होगा। ठीक है, कि अब आपके पास अगर ये एक बना हुआ है और ये कोई एक एलिमेंट है जिसके क्रॉस आना था, तो पहले का क्या मतलब है कि जी जो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज है उसी के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा है, और ये इटसेल्फ भी एक वोल्टेज है। सेकंड में क्या है कि ये आपके पास उस वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स ही, लेकिन अब ये डिपेंड उसके क्रॉस करंट पे कर रहा है। थर्ड फोर्थ केसेस में क्या आता है आपके पास कि जी यहाँ पे ये करंट सोर्स है, पर ये जो है वोल्टेज जो किसी एलिमेंट के अक्रॉस थी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लास्ट केस में जी करंट इधर से फ्लो कर रहा है और करंट ये और उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ये तमाम हमारे पास केसेस पॉसिबल होते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। अच्छा जी, अब ये हमने ना एक कोई सिंपल सी बिल्कुल एक एग्जांपल ली है, पर उससे पहले आपको बताते चलें कि जी डिपेंडेंट सोर्सेज जो है ना वो बहुत यूज़फुल हैं सर्किट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को मॉडल करने के लिए। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, जो कि आप चौथे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर चौथे सेमेस्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये आप जाके पढ़ेंगे कोई छठे में इलेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक आपके पास सारे 10-12 एलिमेंट्स लगे हैं और आप वो 10-12 एलिमेंट्स का फंक्शनैलिटी बड़ी मुश्किल है समझना, तो आप क्या करते हैं कि वो ओवरऑल जो है ना चेक करते हैं कि यार बिहेव कैसे कर रहा है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई इस तरह का सिंपल सा जो है ना मॉडल लगा के, और उसकी बेसिस के ऊपर आप कहेंगे कि जी इस तरह का ओवरऑल रिलेशन है, ये सॉल्व कर लिया तो हमें उसका भी रिजल्ट पता चल गया। अब ये जो सैम्पल जो एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है वो हमारे पास है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, किधर लगा हुआ है, इधर ये डायमंड का जो है वोल्टेज लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, आई पे। आई क्या है, ये याद रखना है, एक से ज़्यादा सप्लायर्स लगी हो ना, या आई अगर मल्टीपल ब्रांचेस के कहीं आपने लेबल करने तो I1 I2 इस तरीके से करके करें सप्लायर्स का भी। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही आई लेबल्ड है तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होगा क्या कि आपको यहाँ पर से सॉल्व करके जो भी करंट मिलेगा उस करंट की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। लेट से आपके पास जो है बल्कि ये एक और इम्पोर्टेंट इधर पॉइंट है कि ये वाला जो है यहाँ पे सी ब्रांच, सी एलिमेंट जो लगा हुआ है ना उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उस पे डिपेंड है आपके ये वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपको हैरानी इस चीज़ की होगी कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हमने लिखा है 10 I वोल्ट। ठीक है, ना कि 10 I एम्पेयर। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 I जो है वो वोल्ट के वी के बराबर है, इसका मतलब है यूनिट्स देखें तो वोल्ट यूनिट है, तो ये 10 जो है लिखा हुआ ये नंबर नहीं है बल्कि ये होगा वोल्ट ओवर एम्पेयर। जो 10 है ना ये यूनिट्स इसके रुके मैं ये और क्लियर करा दूं। तो ये जो 10 लिखा है ना ये वाला, इसके यूनिट्स होंगे, इसको प्रॉपर लिखना होगा तो ये होगा 10 वोल्ट ओवर एम्पेयर। 10 वोल्ट बाय एम्पेयर इसके यूनिट्स हैं। तो जब एम्पेयर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो कैंसिल होके वोल्ट। लेकिन अब लिखने में सिंप्लीफाइड खाली 10i नज़र आता है, तो कहीं ऐसे ना हो कि आप कहेंगे जी इस करंट के मुकाबले में 10 गुना करंट है और इधर एम्पेयर लिख दें। ठीक है, तो वो नहीं आपने करना, आपने ये देखना कि वोल्ट है तो ये इसके बराबर है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं एक और आपको चीज़ बताऊं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इसकी बजाय ये एरो ये बना होता तो ये जो है 10i एम्पेयर हो जाना था। तो फिर उस केस में यूनिट क्या होने थे 10 के, तो 10 के यूनिट होने थे एम्पेयर बाय एम्पेयर, या बगैर यूनिट के इसने होना था यूनिटलेस। ठीक है, कि ये आई भी एम्पेयर में है तो रिज़ल्ट भी एम्पेयर में है, तो ये 10 एम्पेयर बाय एम्पेयर आपके पास आ जाना था, तो इसने रिज़ल्ट एम्पेयर में आना था। तो मतलब कि आपके पास वही एक तरह की चीज़ होगी, तो जो खाली वाही चीज़ जो आपको बताती है कि जी ये वोल्टेज कंट्रोल, ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वो यहाँ पे इसके सिंबल है। और यहाँ पे अगर आई की जगह किसी एलिमेंट के क्रॉस मैंने लेट से इसके क्रॉस मैंने किया होता कि जी वी है और इसको मैं वी कर देता, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाना था। अगर मैं इसको जो है ऐसे ही रहने देता और यहाँ पे ये बना देता, तो ये 10v एम्पेयर हो जाना था, कि वोल्टेज की वैल्यू इधर प्लेस करनी थी और 10 के साथ। तो उस केस में इसके यूनिट 10 के हो जाने थे, रिज़ल्ट एम्पेयर में है, ये बन जाना था 10 एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है, तो सर्किट में मतलब आपको ये सारी की सारी चीज़ें अलहदा से अगले को लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने खाली सर्किट देखना है, वो सर्किट देख के ये सारे यूनिट्स चीज़ें आपको वहीं से पता चल जानी है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट जो है ना वो यहाँ पे किया है। अच्छा, द की आइडिया टू कीप इन माइंड इज़ दैट अ वोल्टेज सोर्स कम्स विद द पोलैरिटीज़, कि ये जो पोलैरिटीज़ के साइन है वो वोल्टेज सोर्स है, और करंट सोर्स के केस में आपके पास यहाँ पे जो है एरो आता है। तो वही जो मैंने बात की थी उसी को उसने जो है वो लिखा है कि जी उनकी बेसिस के ऊपर आप चूज़ करते हैं, आपको पता चलता है कि जी ये किस तरह की सप्लाई है। अच्छा जी, तो जो की प्रिंसिपल्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं वो ये आता है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो जो है वोल्टेज सोर्स को जितना मर्ज़ी करंट सप्लाई करना पड़े वो करंट सप्लाई करेगा, लेकिन वो ये इंश्योर करेगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वही रहे जो आपने लिखी हुई है। मतलब कि आप सोल्व भी इस तरह के सर्किट को कर सकते हैं कि जी उसके अक्रॉस अगर 5 वोल्ट लिखे थे ना, तो आपने ये नहीं क्वेश्चन करना कि भाई वो 5 वोल्ट कह रहा था तो 5 वोल्ट नहीं है आइडियल केस के अंदर। ठीक है, आपने कहना है 5 वोल्ट लिखें, 5 वोल्ट को रख के फिर आगे सॉल्व करें, करंट जितना मर्जी आपके पास सॉल्व करने के बाद निकल आए। इसी तरीके से जो सेकंड केस है वो आइडियल हमारे पास करंट सोर्स अगर है तो वो जो है जितनी मर्ज़ी उसको वोल्टेज रखनी पड़े ना, ठीक है, ये कोई एक आपके पास था एक लेट से करंट सोर्स है, इसके क्रॉस 1 एम्पेयर लिखा है, तो आपने उसके क्रॉस लाजमन आपको पता है 1 एम्पेयर, आपने पूरे जो जहाँ पे भी ब्रांच वगैरह उसकी जो बन रही है आपने कहना है जी 1 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, वोल्टेज बेशक इसके क्रॉस जो है वो 1 लाख वोल्ट हो जाए, ठीक है, 10 to 10 वोल्ट आपके पास आ जाए बेशक। आइडियल करंट सोर्स का नाम लगने का मतलब ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए वोल्टेज इसके क्रॉस ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसने इंश्योर करना है कि जी यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आइडियली इस तरीके से नहीं होता, लेकिन है कि हमने जब भी सर्किट चीज़ों को सॉल्व करना होता है तो हम ये सोर्सेज को आइडियल ही कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो बातें बताई थी कि एक आइडियल सोर्स जो है वो इन थ्योरी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर सकता है। सोर्सेज नॉट ओनली सप्लाई पावर, ये जो सोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ पावर ही नहीं सर्किट में प्रोवाइड करती, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि वो पावर एब्जॉर्ब करें सर्किट से। मसलन ये लेट से एक सप्लाई लगी हुई थी +- 5 वोल्ट,
तो अगर इसमें से करंट ऊपर को जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अवे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है सोर्स, ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट में। ठीक है, अब वो पहले हमने पावर की टोपोलॉजी की थी, पावर सप्लाई कर रहा है, पर क्योंकि हमें इसके क्रॉस नहीं पता कि जी करंट कितना आना है, हमने सर्किट सॉल्व किया, पता चला जी करंट ही उल्टी डायरेक्शन में आ गया। और तो आपके पास होगा कि ये जो आपके जो सप्लाई लगी हुई है, ये जो है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। इसकी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये कब होगा। ये तब होगा कि लेट से कोई और एलिमेंट आपके पास लगे हुए हैं और उन एलिमेंट्स के अगली साइड के ऊपर कोई पावर सप्लाई है जो कि उससे भी बड़ी है। ठीक है, लेट से यहाँ पे जो है 6 वोल्ट की लगी हुई है, तो पॉसिबल है कि ये इस तरीके से जो है ये इसमें करंट फ्लो करवाए। और दूसरी क्या एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है जब आप बैटरियाँ चार्ज करनी होती हैं, तो आपको पता है कि जैसे सोलर पैनल्स का जो सिस्टम है जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उधर से आपके पास जो एनर्जी आती है उसको आप स्टोर करते हैं, एक अदद किसी न किसी बैटरी में करते हैं। ठीक है, ये मैं बड़ा एक अजीब सा बना रहा हूँ। तो अब वहाँ पे जो है बैटरी आपके पास सप्लाई है 12 वोल्ट की, उसने सप्लाई करना होता है, लेकिन जब वो चार्जिंग के दौरान हो रहा है तो इसी सप्लाई ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि आपके पास अगर एक जो है ये लगा हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है, एक्टिव एलिमेंट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सप्लाई है, तो हमेशा वो एनर्जी सप्लाई करेगा, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अच्छा, इसकी वजह जैसे अभी मैं बताया था, वोल्टेज सोर्स है तो आपको तो पता ही नहीं उसके क्रॉस जो है करंट कितना है, तो वो करंट हो सकता है सप्लाई करे, हो सकता है कि वो ड्रॉ कर रहा हो। इसी तरह अगर आपके पास जो है एक करंट सोर्स है, उसके अंदर उसने सप्लाई तो करंट कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वोल्टेज उसके क्रॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वोल्टेज नेगेटिव आ गई तो हो सकता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो ये बड़े ना एक मतलब कि आपको खुले जहन के साथ ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर आप पहले से कोई असम्पशंस लेके चल रहे हो ना, तो वो आमतौर पे ना गलत उन केसेस के अंदर ना रिज़ल्ट आ जाते होते हैं। अच्छा जी, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है ना एक ये एग्जांपल आ गई है। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट इन द फिगर। ठीक है, तो इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस बताएं कि जी वो कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अच्छा, तो हमने जब सॉल्व करना शुरू करना है, हमने पहले देखना है कि भाई सप्लाइयाँ क्या क्या लगी हुई हैं या एक्टिव एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि एक्टिव एलिमेंट्स के अक्रॉस हमें एटलीस्ट वोल्टेज या करंट का पता होता है, वो काम आसान हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि जी जो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास है वो एक तो ये है, 20 वोल्ट आ रहे हैं, और एक ये है, ठीक है, 0.2 I। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो इसके क्रॉस अगर इसने कह दिया 20 वोल्ट हैं, तो हम इसकी बात पे यकीन करेंगे कि जी ये 20 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहे हैं। जबकि जो ये वाला है ये हमें कह रहा है कि जी 0.2 I। अब ये I क्या है? ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये I का सिंबल ढूंढना है इस पूरे सर्किट के अंदर। तो कहीं नज़र आ रहा है हमें I? ये नज़र आ रहा है I। ठीक है, और I की वैल्यू है 5 एम्पेयर। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 5 एम्पेयर है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो आपको पता चल जाता है कि जी ये जो P4 आपके पास एक एलिमेंट लगा है, ये 1 एम्पेयर जो है ये करंट आपको दे रहा है। फालतू चीज़ें अब मैं इधर से जो है ये रिमूव कर लेता हूँ, एरो शेरो रहने देते हैं। अच्छा जी, अब फिर है कि जी हम अब कैसे इसको सॉल्व करें। हमने हर एलिमेंट के क्रॉस पावर निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं P1, इसके क्रॉस तो हमें करंट नहीं पता, चलो बाद में हम निकाल लेंगे। इसको देखते हैं P2। P2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है?
इसको V2 कह देते हैं वोल्टेज, वो जी हमारे पास प्लस माइनस लिखा हुआ है 12 वोल्ट है। इसके अक्रॉस जो है हमारे पास करंट कितना है उसको हम I2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो है ना, अगर हमारे पास इनटू द प्लस साइन आ रहा है तो हमने पॉजिटिव जो है वो पावर लेनी है या डायरेक्शन भी उसकी रखनी। तो ये 5 एम्पेयर हमारे पास आ गया। जब हमने पावर निकालनी है P2, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो है ये दोनों का साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये होगा 12 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 60 वाट। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाली चीज़। ठीक है, P3 आपने निकालना है। P इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है 8 वोल्ट, और फिर हम करंट देखते हैं I3 तो वो हमें ये नज़र आता है 6 एम्पेयर। तो अब पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्योंकि इसके प्लस साइन की तरफ ही करंट आ रहा है तो हम इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो ये कोई हो जाएगा 8 टाइम्स 6 इज़ इक्वल टू 48 वाट, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। तो एब्जॉर्ब पावर जो है ना ये दोनों केसेस में हमारे पास हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं ये चीज़ें जो कि हैं ये वाला। ठीक है, अब इधर हमें वैसे तो पता नहीं कि जनाब इसके क्रॉस क्या करंट था, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये करंट 5 एम्पेयर का जा रहा है। तो अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वो हमें क्या बताता था, वो हमें बताता था कि जी करंट कहीं से ना क्रिएट होना है ना डिस्ट्रॉय होना है। चार्जेस जो है ना वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो उसका क्या मतलब है कि जी इस यहाँ से जो जितने चार्जेस आ रहे होंगे या करंट आ रहा है उतना ही करंट इधर से फ़्लो करेगा और उतना ही करंट इधर से फ़्लो करेगा। यहाँ से आगे हमें नहीं पता कि ये उतना ही फ़्लो करेगा, क्योंकि इधर एक और रास्ता भी है। तो हो सकता है कि किसी और तरफ से आ रहा हो, किसी और तरफ को जा रहा हो, पर उस तरफ को नहीं हम देखते ही, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे करना है। ये हमें पता चल गया कि जी ये जो 5 एम्पेयर इधर से आ रहा है ये इसी साइड से आ रहा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को करंट निकल रहा है, जिसका मतलब है कि पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा 20 टाइम्स 5 माइनस 100 वाट, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये सप्लाई कर रहा है। ये लिखा हुआ है इधर सप्लाइड पावर में, बार बार लिखना इस तरह मुश्किल है। इसी तरह जो दूसरा यहाँ पे हमारे पास है मामला, ठीक है, तो इधर हमने ये पहले सॉल्व करके निकाल लिया था कि जी 1 एम्पेयर का जो है ना करंट ये हमारे पास जो है ना ऊपर को जा रहा है। तो अब इसके क्रॉस लेकिन वोल्टेज कितनी है वो हमें नहीं पता था, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ये जो एलिमेंट है, ये नोड और ये नोड, इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज जो है प्लस माइनस 8 वोल्ट है। अब पर यही जो दो नोड हैं वो तो इसके क्रॉस भी हैं, ठीक है, इसके क्रॉस भी हैं, तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस भी 8 ही वोल्ट होंगे। और फिर हम जब पावर निकालते हैं तो हमें नज़र आता है कि जी पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास ये 8 वोल्ट और 1 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्लस से अवे जा रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा 8 वाट। ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि ये जो है ना पावर को सप्लाई कर रहा है, सर्किट के अंदर जो है ना सप्लाई कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास सर्किट के अंदर दो एलिमेंट लगे हैं जो कि पावर सप्लाई कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है, जो कि हमारे पास सप्लाईज भी हैं बाय चांस, और ये दो एलिमेंट लगे हैं जो कि हमारे पास जो हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आगे हम अगर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का जो है वो रिलेशन यूज़ करें, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि सर्किट में टोटल नेट पावर ज़ीरो होनी चाहिए, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि P1 के अक्रॉस हमारे पास आई थी -100, ये यहीं पे लिखा है, +60
प्लस 48, तो ये बन जाता है 8 वोल्ट। इसमें इन दो को कर लें, और उसके अलावा फिर ये जो है -8, तो 8 -8 होके ये जब इन सबको ऐड करते हैं नेट ज़ीरो आता है, जिसका मतलब है कि जी हमने सारा जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है, और जितनी पावर सर्किट में सप्लाई की जा रही है उतनी ही पावर एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो प्रिंसिपल्स जो आपको पढ़ाए गए थे, जो कि उस वक्त आपको लगता था क्या थ्योरी की अजीब अजीब चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको कन्वेंशंस ना पता हों तो प्लस माइनस के साइन पे ही आप बैठे रहेंगे कि जी क्या करूं मैं, ये पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों के ऊपर ये फोकस है। जो सेकंड हमारे पास अब एक प्रॉब्लम आ गई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.7, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। कंप्यूट द पावर एब्जॉर्ब्ड और सप्लाई बाय ईच एलिमेंट, तो ये सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन लिख दिया गया है। तो अब इसमें क्या हमने करना है कि जी हमारे पास पहले सप्लाईज चेक करते हैं, ये है इंडिपेंडेंट और ये वाली है डिपेंडेंट। इसके लिए कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। और डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आई पे डिपेंड कर रहा है, और आई हमारे पास इधर है और वो 5 एम्पेयर के जो है ना बराबर है। ठीक है, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें। तो पहला काम इसमें हम क्या करेंगे कि जी हम देखेंगे कोई एलिमेंट अगर उसके क्रॉस पहले ही पता है ना तो वो आसानी से निकाल लें। लेट से इधर हमें पता है ये जी 2 वोल्ट का है और करंट भी इसका पता है, तो 2 टाइम्स 9 आ गया। ठीक है, और पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्योंकि ये पॉजिटिव से इन हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू -18 वाट। -18 वाट जो है, और ये सप्लाई कर रहा है पावर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 वाट सप्लाइड। ठीक है, तो वो जब आप वो उसको चेंज करने लगें तो आप ना सप्लाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एब्जॉर्ब्ड के साथ अगर आप लिखते हैं ना तो वो आपके पास आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड -18 वाट। ठीक है, तो इसको आप वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन एक सेकेंड, इसके अंदर ना एक चीज़ की मैं करेक्शन कर दूं, ये तो एब्जॉर्ब ही कर रहा है। 1 सेकेंड, तो ये वाला जो है ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। सॉरी, ये साइन के ना कन्वेंशन का तेज़ी के अंदर नहीं सही तरह से उसका। तो अच्छा, ये हम देख रहे हैं क्योंकि इसके प्लस साइन से इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, इन टू द पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये मतलब कि बेशक एक पावर सप्लाई थी, लेकिन ये 18 वाट जो है एब्जॉर्ब कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी ये वाला जो करंट इसके अंदर से जो गुजरा था वही करंट आपके पास इस एलिमेंट में से, क्योंकि ये जो थ्रू पूरी ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो करना होता है, तो इधर भी ये 9 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो ये 9 एम्पेयर जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे पैसिव साइन कन्वेंशन तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -9 टाइम्स 5 45 वाट। तो ये सर्किट बनाना और उस पर ये लेबलिंग कर लेना तो ज़्यादा आसानी से आपके पास ये काम हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, तो इसमें अब है कि आमतौर पे तो ये बड़ा मुश्किल होना था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 4 एम्पेयर का करंट है और जो वोल्टेज है वो है 0.6 आई। तो ये आई हमें यहाँ पे सर्किट में ढूंढा, में यहाँ पे नज़र आया, तो आई की वैल्यू है 5 एम्पेयर, तो ये हो जाएगा 0.6 टाइम्स 5। ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों तो ये वाट के यूनिट बन जाएंगे।
और हम देखते हैं कि ये जी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है एब्जॉर्ब्ड है, बल्कि एब्जॉर्ब पॉजिटिव साइन से सीधा ही पता चल जाता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे P3, तो मतलब कि जो ये थर्ड एलिमेंट है ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों पावर सप्लाई लगी हुई हैं और पावर सप्लाईज एब्जॉर्ब कर रही हैं, है ना जी बात। तो ये कितना बनेगा, 20 टाइम्स 0.6 हो जाएगा 12 वाट, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये 12 वोल्ट जो वाट जो है ना, ये इसके अक्रॉस आपके पास डिसिपेट हो रहे हैं। फिर ये जो अब लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के अक्रॉस अगर हम देखते हैं तो ये 5 एम्पेयर इसके अंदर जो है पॉजिटिव टर्मिनल से ये इंटर हो रहा है। इसका मतलब है कि जी ये जो P4 है वो हमारे पास होगा 5 टाइम्स 3 18 वाट आ जाता है। और साइन क्या होगा, पॉजिटिव से इनवर्ड जा रहा है, तो ये भी एब्जॉर्ब्ड है, प्लस साइन आएगा। तो ओवरऑल जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जी हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही है ना, सारी की सारी पावर वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा जनरेट कर रहा है P1, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और एंड रिज़ल्ट हम इसमें ये पावर बैलेंस रिलेशन भी निकाल लेते हैं। तो 18 जमा 18 36 जमा 12 48 48 वाट हो गए, और ये माइनस 45 वाट हो गए। वेट 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 36 प्लस 12, ये 12 नहीं था, ये हमारे पास 15 है, सॉरी ये वाला, ये 15 था, ये ऊपर वाला जो है हमारे पास ये 12 ही है, क्योंकि 5 टाइम्स 3 था, वो लिखते वक्त जो है वैल्यू उसकी गलत हो गई। ये है 15 और 12 हो गए 27 और 18 हमारे पास होते हैं 45, माइनस 45 हमारे पास आ जाएगा 0। तो इन सारों को जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये देखें आपने सॉल्व किया, और जैसे अभी हमने किया था, तो सॉल्व करते वक्त अगर किसी एक स्टेज पे तवज्जो नहीं सही दी गई, जैसे यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी थी, तो एंड पे जब हमने जो है पावर बैलेंस रिलेशन लगाया तो वहीं से पता चल गया कि जी 48 वाट पॉजिटिव और माइनस 45, नेट रिज़ल्ट 3 वाट का आ रहा था, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहीं से हमें पता चल गया कि कोई गड़बड़ है, और वो फिर आगे वेरीफाई करके देखा तो 5 टाइम्स 3 इधर ये इसको गलत लिखा हुआ था, इसको 18 लिखा हुआ था, तो वहाँ पर से मिस्टेक पता चल गई। तो हमेशा जो ये पावर बैलेंस रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जब सॉल्व कर रहे हो, पेपर में हो, बाकी जगहों पे हो, तो क्विकली जो है ये एंड पे ना चेक करने के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छा, अभी ये जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन आपका स्टार्ट होना है, लेकिन मैं आपको ना बस थोड़ा सा, बल्कि चलें क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर ही से पहले मैं आपको जो है ना लाइव दिखा दूंगा कि जो चैप्टर की जो एंड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास किस तरह की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिवली सिंपल चल रही होती हैं, लेकिन एंड के ऊपर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर अगर बेसिक क्वेश्चंस ना आगे हुए एंड के ऊपर, तो हम ना एक दो वो प्रॉब्लम्स एंड वाली भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अभी आप पूछ सकते हैं।